बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एन्युटी एंड परपेचुइटी से रेलिवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कशन स्टार्ट की थी। आई होप कि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हम लोगों ने डिलेड एन्युटी को देखा तो वो भी क्लियर होगा। अब हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे आज के लेक्चर में ही, लेकिन कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स की। आप लोगों को याद होगा कि हमने जब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टडी किया था तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहे हों तो हम लोगों ने फार्मूलाज को चेंज कर दिया था कि हम लोगों ने जाकर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रहे हों तो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज चेंज हो गए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज चेंज हो गए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हमारे पास एन्युटी के ऊपर भी आ सकता है। मतलब कि एक हम लोग सिचुएशन लेकर चलते हैं। हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग पर क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स किया करेंगे, रेंटल्स ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 7 years। रेंटल्स ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 7 years। लेकिन जब हम लोग 4th ईयर तक गए तो 4th ईयर तक जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। जैसे 4th ईयर के बाद गए, मैं अपने रेंटल्स को चेंज नहीं कर रहा, रेंटल्स की मेरी अमाउंट बिल्कुल सेम रही, मैंने ₹5,000 पर क्वार्टर ही पे किया। लेकिन 4th से 7th ईयर तक जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो गया। फाइंड फ्यूचर वैल्यू। अब सबसे पहला हमारा मिशन है कि हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए अब देखिए, ये बात तो कंफर्म है कि एन्युटी है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स है, रेगुलर टाइम इंटरवल पर है, सेम अमाउंट के साथ है, एन्युटी है। लेकिन ये एक ही एन्युटी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पर भी चेंज हो रहा हो तो आप लोगों ने ना इस एन्युटी को वहां पर ब्रेक कर देना है। आप ये कंसीडर करें जैसे ये दो डिफरेंट एन्युटीज हैं, आप लोग इसको एक ना लेके चलें। आप ये समझें जैसे ये दो डिफरेंट एन्युटीज के क्वेश्चन है। फर्स्ट एन्युटी में आपके पास 4 years का टाइम ड्यूरेशन है जिसमें रेंटल्स 5,000 पर क्वार्टर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, और आपने इसको लेकर आना है 7th ईयर के एंड पर। और बाद में दूसरा एन्युटी का क्वेश्चन है जिसमें रेंटल तो 5,000 पर क्वार्टर ही है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास चेंज हो चुका है। तो आपने इसको एक ही एन्युटी कंसीडर नहीं करना। आप जैसे ही रेट चेंज हो रहा हो वहां पर एन्युटी को ब्रेक कर दो। अब यहां पर देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले के पास आते हैं। अगर यहां से मैंने फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करना हो तो फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करने का फार्मूला क्या था? रेंटल्स इनटू, अब देखो फ्यूचर वैल्यू की बात करने जा रहा हूं तो 1+2%, 8/4, 2% रेज टू पावर 4 × 4, 16 -1/2%। ये बात समझ आ गई? ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला आपको यहां पर आके छोड़ देगा। क्या आपने फ्यूचर वैल्यू यहां तक की फाइंड करनी है? नहीं, आपने कहां पे जाना है? सर, तो आप इसको यहां से 7th ईयर पर लेकर जाओ। तो 7th ईयर पर जाने के लिए 3 साल का इसके साथ कंपाउंडिंग फैक्टर लगेगा 1+। अब देखें, ये 4th से 7th ईयर पे जब जा रहे हैं तो उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो आप जिस एरिया से गुजर रहे हो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो आपने वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है। मतलब अब इसके ऊपर आप 8% वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते। जब आप 4th से 7th ईयर पे जाओगे तो उस टाइम पर क्या मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था?
12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो अब 12 डिवाइडेड बाय 4 करूं तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, रेज टू पावर कितने अरसे की कंपाउंडिंग है, 3 इंटू 12 4 इज इक्वल टू 12। क्या ये बात समझ आ गई? मैं अपने फर्स्ट 4 इयर्स के रेंटल्स को 7th ईयर पे लेके चला गया, लेकिन अभी तक ये इसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं बनी, क्योंकि अभी मैंने 4th से 7th ईयर वाले रेंटल्स को तो कुछ कहा ही नहीं है, जबकि उस टाइम पे भी तो मैं डिपॉजिट कर रहा हूं। अब मैं इनमें ऐड करूंगा नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के रेंटल्स। नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के रेंटल्स कितनी अमाउंट के, सेम वही 5000 ही था। उसके बाद 1+3% रेज्ड पावर 3 इंटू 4 -1 डिवाइडेड बाय 3%। अब इस फार्मूले ने इन रेंटल्स को डायरेक्ट 7th ईयर पे ही छोड़ दिया, इसके साथ कोई मजीद कंपाउंडिंग फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेटर को बताओ क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास। द फ्यूचर वैल्यू इज 203835, 203835, ये आप लोगों के पास फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। आपने कैलकुलेटर पे जरा चेक कर ली, क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? इसी तरह सेम सिचुएशन में हम इसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। जब हम लोगों ने इसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो तो इसमें देखें, जैसे ही फर्स्ट रेंटल्स के ऊपर हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे तो ये 0 पर आ जाएगा। जैसे 5000 इंटू 1 माइनस 1+2% रेज्ड पावर -16 डिवाइडेड बाय 2%। जैसे ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाले रेंटल्स एग्जैक्टली 0 पर आ जाएंगे। अब इनके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये 4th ईयर से 7th ईयर के रेंटल्स 5000, अब इनके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला 1 माइनस 1 प्लस, अब इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 3% पर क्वार्टर रेज्ड पावर -12 डिवाइडेड बाय, अब जब इनके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे ना तो ये इसको 0 पे नहीं लेके जा रहा, ये इसको लेके जा रहा है 4th ईयर पर, और 4th ईयर से जब 0 पर लेकर आएंगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 4th से 0 पर आए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो यहां पर आ जाएगा 2% रेज टू पावर -16। तो ये बनेगी इसकी प्रिंसिपल अमाउंट, एंड आंसर इज 104143, ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसी सिचुएशन को ना हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, वैल्यूज बिल्कुल ऐसे ही डिटरमिन करेंगे जैसे अभी आप लोग कर रहे थे। जीरो टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पे 4th ईयर, यहाँ पर हमारे पास 7th ईयर। अच्छा, फर्स्ट 4 इयर्स के लिए जो मेरे रेंटल्स हैं वो हैं 3000 पर मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% कंपाउंडिंग मंथली। 4th से 7th ईयर पे गए तो मेरे रेंटल्स की वैल्यू आ गई 10,000 पर क्वार्टर, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। रेट भी चेंज हो सकता है डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस में, इवन कि आपके रेंटल्स भी चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके सेम सेम रेंटल्स रहें। तो यहां पर इस सिचुएशन में मैंने जाकर रेट को भी चेंज कर दिया एक टाइम ड्यूरेशन में,
और रेंटल्स को भी जाकर चेंज कर दिया। अब हमने इस सिचुएशन में जाकर फ्यूचर वैल्यू और प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये कॉन्सेप्ट जैसे ही समझ आएगा तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले डिसाइड करें हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। फ्यूचर वैल्यू। तो मतलब ये जितने भी रेंटल्स हैं ये सारे के सारे मूव करेंगे कहां पर? आप देखिए टाइम ड्यूरेशन, जहां पर एन्युटी ब्रेक हो रही है। अगर आपका रेंटल चेंज हो, रेंटल की अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज हो, एन्युटी को ब्रेक कर दो। तो जहां पे मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ रहे हैं, मेरे रेंटल्स भी उधर ही चेंज हो रही हैं। तो मैंने फोर्थ ईयर पे एन्युटी को ब्रेक कर दिया। अब ये दो डिफरेंट एन्युटीज बन गई हैं। अब आप सबसे पहले आओगे इस वाले पोर्शन पर। देखिए, 0 से लेके फोर्थ ईयर तक तो एन्युटी है ना, ये है ना ये। तो एन्युटी का फार्मूला अप्लाई कर दो। आप इसको फ्यूचर वैल्यू पे लेके जा रहे हो। यहां पर रेंटल्स क्या है? 3 था। इसके ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करते हैं। 1 प्लस 1% रेज टू पावर 48 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1%। जैसे ही आपने ये फार्मूला अप्लाई किया, अब कौन सी डेट तक पहुंच गए जहां पर ये रेंटल्स एंड हो रही है? अब यहां तक पहुंच गए। क्या आपने इनको यहीं तक छोड़ देना था? नहीं। तो फिर अब आगे ये एक साथ चल नहीं सकते, क्योंकि आगे तो सिचुएशन ही बिल्कुल बदल रही है। तो इनको अलग से 7th ईयर पर पहुंचा दो। अब 4 से 7th पर पहुंचाओगे तो थ्रू कंपाउंडिंग फैक्टर। लेकिन कंपाउंडिंग फैक्टर का रेट अब ये 1% वाला नहीं लगेगा, मतलब 12% कंपाउंडिंग मंथली वाला नहीं लगेगा। अब देखो कि आगे रेट कौन सा है, आप इसके मुताबिक लेके चलोगे। तो 16% डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू रेज टू पावर 4 से 7 तक 3 ईयर्स, 3 इंटू 4 12। अब ये फर्स्ट 4 ईयर्स वाले रेंटल 7th ईयर तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें ऐड कर दो। अब आओ इन 10,000 वालों के पास। अब यहां से उठाओ अपने 10,000 के रेंटल्स और इनको लेकर जाओ फ्यूचर वैल्यू पर। 1 प्लस 4% रेज टू पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4%। और जैसे ही इनके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, अब कहां पहुंच गए? 7। अब इसके साथ कोई कंपाउंडिंग फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है और आपके पास आंसर आ जाएगा 31। चले, अब मुझे जल्दी से इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दें। शाबाश। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, कैलकुलेटर में बाद में पुट कीजिएगा। सबसे पहले अपनी नोटबुक पर इसकी इक्वेशन बनाएं। अब अगर आप लोगों ने इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो आप में से अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कल सर बात करके जा रहे हैं कि जो हमारे पास रेंटल्स जिस टाइम पीरियड में होंगे रेट की कंपाउंडिंग वही होगी। और जबकि रेंटल मेरे पास पर मंथ है, रेट आगे क्वार्टरली बेसिस पर है, रेंटल्स पर क्वार्टर है, रेट कंपाउंडिंग मंथली है। लेकिन आप ये तो देखो कि जिस टाइम पे जो रेंटल है वहां पर कंपाउंडिंग सेम है। अगर उससे पीछे या बाद में कंपाउंडिंग डिफरेंट भी होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो कि जिस टाइम पर मैं मौजूद हूँ, सपोज कि मैं फर्स्ट ईयर पे मौजूद हूँ, फर्स्ट 4 ईयर्स पे मौजूद हूँ, वहां के जो रेंटल्स हैं उनका टाइम पीरियड क्या है? पर मंथ। तो उनकी रेट की कंपाउंडिंग क्या है? भाई कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसके बाद चाहे रेट की कंपाउंडिंग डिफरेंट भी हो जाए, 3,000 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से अगर आप लोग देखें ना, 4th से 7th ईयर के दरमियान मेरे पास रेंटल्स कौन से टाइम पीरियड में आ रहे हैं? उस टाइम पे रेट की कंपाउंडिंग क्वार्टरली होना जरूरी है। क्या है? अब इस 10,000 को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले रेट क्या था और उसकी कंपाउंडिंग क्या थी। गॉट इट? अच्छा, अब जब आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने 0 की तरफ आना है। आपकी मंजिल अब 0 है। तो सबसे पहला जो आपके पास रेंटल का पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है 3,000। 3,000 4th ईयर के लिए एन्युटी है।
अब जैसे ही इस 3000 के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला अप्लाई करोगे, 1 माइनस 1 प्लस, अब देखिए 12% कंपाउंडिंग मंथली है तो 1% रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1%। जैसे इसको क्लोज किया ना भाई, आप 0 पे पहुंच चुके हो, बस अब इसके साथ और कुछ भी नहीं करना। और ये हमारे पास 0 वैल्यू पे आ चुका है। अब पता है बच्चा यहाँ पे क्या सोच रहा है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के साथ मैंने इसके साथ कंपाउंडिंग फैक्टर लगाया था, तो प्रेजेंट वैल्यू में भी इसी के साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाऊंगा। और नहीं भाई, मैं आगे जा रहा था, वहां पर 4th से 7th पर इसे लेकर जाने की जरूरत थी। जब वापसी आ रहा हूं तो ये ऑलरेडी 0 पे आ चुका है, अब इसके साथ कुछ नहीं करना आपने। अब इसको सिर्फ ऐड कर देना है इसमें अगले रेंटल्स। अगले रेंटल्स के पास गए 10,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस, अब इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 4% रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय। अच्छा, फिर बच्चे यहां तक आ रहे हैं, बहुत से बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। भाई ये जो रेंटल्स है ना, इन पे एन्युटी अप्लाई की तो ये छोड़ेंगे जहां से ये रेंटल शुरू हुए थे, मतलब 4th ईयर पे इन्होंने हमें छोड़ना है। मैंने इसको 4th ईयर पे नहीं छोड़ देना, मैंने इसको 0 पर लेकर आना है। तो 0 पर लाने के लिए अब वापसी आ रहा हूं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, लेकिन बच्चे जो यहाँ पे 4% ले रहे हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर में भी वही ले रहे हैं। भाई आप ये देखो आप कौन से टाइम ड्यूरेशन में हो, आप जिस टाइम ड्यूरेशन से गुजर रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी का आपने चूज करना है। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे को जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1% रेज टू पावर माइनस, ये इसकी करेक्ट इक्वेशन थी हमारे पास। एंड द आंसर इज 172 इस वैल्यूज को पढ़ा जाता है 172 133, मतलब 172 133, इस तरह से नहीं, 3 3 के पेयर के साथ पढ़ते हैं। 172 133। ऑलराइट, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, अब नेक्स्ट सुनिएगा, एक और कॉन्सेप्ट सुने। अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा ताकि क्वेश्चन की ठीक से ना समझ आए आप लोगों को। जीरो टाइम ड्यूरेशन, आज से अगले 10 साल तक मैं क्या रेंटल की अमाउंट डिपॉजिट करवाऊं पर मंथ। आज से अगले 10 साल तक मैं कितनी रेंटल्स की अमाउंट डिपॉजिट करवाऊं पर मंथ, कि जैसे ही मैं रिटायर हूं उस टाइम पर मुझे 5 लाख रुपया मिले। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुझे 5 लाख रुपया मिले ताकि मैं अपना कोई और बिजनेस वगैरह कर सकूं। अब पता नहीं ये बिजनेस चले ना चले, लेकिन साथ में मुझे रेंटल्स मिलने चाहिए 10,000 पर क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 10 years। ओके, ये पेंशन वाला ही हाल है यहाँ पर भी। अब हमारी ना फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स हैं। क्या कि अभी मैं जॉब में हूँ, मैं सर्विस में हूँ, मुझे पता है 10 साल मेरी सर्विस के रहते हैं, तो 10 साल तक पर मंथ मैं कुछ ना कुछ अमाउंट सेव कर सकता हूँ। मिशन क्या है कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर मुझे 5 लाख रुपए तो लमसम अमाउंट मिल जाए। मैंने उसका जो मर्जी कुछ करना है, कोई बिजनेस वगैरह स्टार्टअप हो कुछ भी, लेकिन साथ में ना मुझे जरूरियात जिंदगी के लिए ना 10,000 रुपीज पर क्वार्टर भी चाहिए, और वो मुझे अगले 10 साल तक चाहिए। बात क्लियर? और रिटायरमेंट के 5 साल बाद
15 years, रिटायरमेंट के 5 साल बाद मुझे 3 लाख रुपए और भी चाहिए। मुझे बताओ कि मैं रेंटल्स कितने डिपॉजिट करूँ इन 10 सालों में, मैं अपने सेविंग अकाउंट में कितने रेंटल डिपॉजिट करूं कि मेरी फ्यूचर की ये सारी नीड्स पूरी हो सकें। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास फर्स्ट 10 years के लिए 12% कंपाउंडेड मंथली, और लास्ट के 10 years के लिए 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ट्राई करो। ये 3 लाख इस किस्म का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि देखिए भाई, अगर मैंने ये वाले रेंटल्स फाइंड करने हैं ना, बात सुनिएगा, फोकस करें जरा इधर। अगर मैंने फर्स्ट 10 years के रेंटल्स फाइंड करने हैं ना, तो रेंटल्स फाइंड करने के लिए या तो मेरे पास उनकी प्रेजेंट वैल्यू हो या मेरे पास उनकी फ्यूचर वैल्यू हो। तो जैसे इन रेंटल्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू की तरफ देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मीन्स दैट मैं इन रेंटल्स को फाइंड करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का सहारा नहीं ले सकता। लेकिन जैसे मैंने फ्यूचर की तरफ देखा तो मुझे बहुत कुछ नजर आया। अब मैंने क्या करना है, इन रेंटल्स को फाइंड करने के लिए मैंने देखना है कि यहां पर मेरे अकाउंट में, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए कि फ्यूचर की मेरी ये सारी नीड्स पूरी हो सके। तो अपनी फ्यूचर की तमाम नीड्स को 10th ईयर पर लेकर आ जाओ। जो आपकी फ्यूचर की तमाम नीड्स को जब 10th ईयर पर लेकर आओगे तो उनकी तो ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी ना, जो इन रेंटल्स के लिए फ्यूचर वैल्यू कंसीडर होगी। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये कैसे आएगी भाई, 500,000 ऑलरेडी 10th ईयर पर मौजूद है। जरूरत तो आपको है, इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी भी चाहिए। तो इस 500 को तो एज इट इज अपने पास लिख लो, इसके साथ कोई कंपाउंडिंग फैक्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी किस्म का कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। प्लस अभी हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि 10th ईयर के एंड पर मेरे अकाउंट में टोटल पैसे होने कितने चाहिए। मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए, प्लस इन 300,000 ये मुझे चाहिए। लेकिन क्या ये मुझे 10th ईयर पर चाहिए? ये कब चाहिए? तो भाई 10th ईयर पर इनको लेकर आओ। अब ये 3 लाख रुपए तो एन्युटी नहीं है, तो जब इसको 10th ईयर पर लेकर आओगे तो 300,000 वापसी ला रहे हो, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई कर दो। माइनस कितने साल वापसी आ रहा है? 5 साल। 5 into 4, ये 300,000 10th ईयर पर वापसी आ गए हैं। गॉट इट? प्लस तीसरी मेरी ख्वाहिश, मुझे क्वार्टरली बेसिस पर फॉर नेक्स्ट 10 years 10,000 रुपीज चाहिए। अब ये एन्युटी है, यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, 1 - 1 + 4% रेज टू पावर -40 डिवाइडेड बाय 4%। अब जैसे ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई किया, इसने इसको 10th ईयर पर छोड़ दिया। शुरू भी तो 10th ईयर से ही हुए थे ना, 10th ईयर पर छोड़ दिया। 10th ईयर पर मेरे पास ये टोटल अमाउंट होनी चाहिए। तो देखें ये टोटल अमाउंट क्या बनती है, कैलकुलेट करें अब ये। 834 843 834 843, ये वो टोटल अमाउंट है जो एट द एंड ऑफ 10th ईयर मेरे अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए, जो मेरे इन रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू होगी। तो जब आप लोगों ने जाकर फ्यूचर वैल्यू को रेंटल्स को डिटरमिन करना है, तो आपने ये फ्यूचर वैल्यू की मदद करनी है। 834 843 इज इक्वल टू रेंटल्स इनटू, अब देखिए अब आप मौजूद है फर्स्ट 10 years में, तो फर्स्ट 10 years में रेट क्या चल रहा है?
रेज टू पावर -120 डिवाइडेड बाय, और यहां से मिलेंगे आपको आपके रेंटल्स की वैल्यू। कैलकुलेट करें। एंड द रेंटल्स आर and the rentals are 11977, अप्रोक्सीमेट को 12,000 रुपीज। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि अगर आज आप लोग ना सिर्फ 12,000 रुपये पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स अपने सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखो ना, तो जैसे ही रिटायर होंगे 5 लाख रुपए आपको मिलेगा। रिटायरमेंट के 5 साल के बाद 3 लाख रुपए भी मिलेंगे, और रिटायरमेंट से अगले 10 साल तक क्वार्टरली बेसिस पे 10-10 हजार रुपए भी निकालते रहो, फिर जाकर आपकी टोटल अमाउंट खत्म होनी है। ऑलराइट, ये बेनिफिट होता है इन सेविंग अकाउंट्स का। एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर? अच्छा, फ्यूचर का फार्मूला ये लगाया तो है, ये फ्यूचर का ही तो है फार्मूला। ये ऊपर 10,000 के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू, और ये फ्यूचर। ये गलत नहीं किया हमने? कोई हाल नहीं है तुम्हारा। ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगना था 1 + 1% रेज टू पावर 120 -1। इससे जाकर फाइंड करो। ये रेंटल्स फाइंड करने के लिए फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपाउंडिंग फैक्टर पहले -1 बाद में। 3629 एंड 0.7 था। 0.14। अच्छा, 3629 है ये अमाउंट ना, ये रेंटल्स की अमाउंट बनती है। अब आपको सोचो, जस्ट 3629 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करवाओ, और फ्यूचर के अपने बेनिफिट देखो कितने हैवी बेनिफिट्स हैं। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी सब बच्चों को। इसमें एक छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है, जीरो टाइम ड्यूरेशन। यहां पर 8 इयर्स। रेंटल्स है हमारे पास 5,000 पर मंथ, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। फाइंड फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, फाइंड करें। इस क्वेश्चन में अगर गौर करो ना, तो आपके पास रेंटल्स हैं पर मंथ, लेकिन रेट की कंपाउंडिंग बाय रूल पर मंथ होनी चाहिए। मैंने क्या दी? इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करते हुए आप ना तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो और ना ही फ्यूचर वैल्यू। मैंने आप लोगों से कहा था कि दोनों में सिमिट्री होनी चाहिए। आप रेंटल्स नहीं चेंज कर सकते। अब इसका यह मतलब नहीं है कि 5,000 पर मंथ है तो पर क्वार्टर 15,000 रुपये हो जाएगा। आप रेंटल नहीं चेंज कर सकते, आपको रेट चेंज करना पड़ता है कि मैं एक ऐसा रेट फाइंड करूं जो अभी अगर 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है और मैं इसको पर मंथ मतलब कंपाउंडिंग मंथली में कन्वर्ट करूं, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना। मींस दैट आपके पास 100 रुपए का नोट है, एक ही नोट है, उसकी मार्केट में वैल्यू 100 रुपया ही है। अब आप चाहते हैं कि रहे 100 रुपया लेकिन नोट एक ना हो, तो 50-50 वाले 2 नोट ले लो, इक्विवेलेंट अमाउंट आएगी आपके पास। 10-10 वाले 10 नोट ले लो, तभी बनेगा तो वही 100 रुपया, लेकिन अब एक नोट नहीं है, चेंज हो चुके हैं। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 12% कंपाउंडिंग
क्वार्टरली के साथ ले सकते हैं, वही मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मंथली में चाहिए। मतलब इसकी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में कोई चेंज ना हो, लेकिन रेट की कंपाउंडिंग में जरूर चेंज आ जाए। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप लोग जाकर इक्विवेलेंट रेट फाइंड करोगे। आपको याद है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं पढ़ा रहा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने इंटरेस्ट रेट्स की टाइप्स बताई थी। उसमें नॉमिनल, पीरियोडिक एंड इफेक्टिव। तो साथ में मैंने कहा था एक और भी है इक्विवेलेंट, जो हम लोग एनविटीज के साथ जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेट। इक्विवेलेंट रेट का फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है 1+R% ओवर M1 रेज टू पावर M1 इज इक्वल टू 1+R2% डिवाइडेड बाय M2 रेज टू पावर M2। इक्विवेलेंट रेट से मुराद दो ऐसे नॉमिनल रेट्स जिनका इफेक्टिव रेट एक दूसरे के इक्वल हो। दो ऐसे नॉमिनल रेट्स जिनका इफेक्टिव रेट एक दूसरे के इक्वल हो, उन्हें इक्विवेलेंट रेट्स कहा जाता है। अब यहां पर देखें 1+R 1% से मुराद ये 12%, कंपाउंडिंग क्वार्टरली डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1+R2 से मुराद क्या रेट होना चाहिए, X%, डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग मंथली जिसमें रेंटल्स मौजूद है, उस कंपाउंडिंग में क्या रेट हो, रेज टू पावर 12। तो अब देखिए यहां से आपको X%, X की वैल्यू आ जाएगी। ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपके पास जो कि कंपाउंडिंग मंथली है। कैलकुलेट करें क्या आंसर आ रहा है। तो ये आंसर आएगा आप लोगों के पास 11.88% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना हो ना, चाहे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो या इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो, आप कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करोगे, 11.88% कंपाउंडेड मंथली। जल्दी से प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज फाइंड करके दें। इसकी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बनेगा 5000 1+1+, अब देखें इसको हम लोग ना डिवाइडेड बाय 12 करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे, तो आप इसको फिर एज इट इज लिख लिया करें 11.88% डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 8 इंटू 12 -1 डिवाइडेड बाय 11.88% डिवाइडेड बाय 12। तो यहां से आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगी 795 294 795 294। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो 5000 इंटू 1 माइनस 1+11.88% डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर -8 इंटू 12
11.88% divided by 12. And the value is G. इसी के साथ हमारे जो एन्युटी का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका। अब इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं। एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV और दूसरा है इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट IRR। तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।